नैना बड़ी ही संस्कारी थी। वह ससुराल आते ही अपने घर की सारी जिम्मेदारियों के साथ ही अपनी तीनों नंद के नखरों को भी उठा लेती है। परंतु समय के साथ उसकी सास रूपा की तबीयत बिगड़ने लगती है और एक दिन बहू, मेरे पास ज्यादा समय नहीं और मेरी तीनों बेटियां अभी कुंवारी हैं। वो तीनों बहुत घमंडी और नक चढ़ी हैं। पर अब मेरे जाने के बाद तुझे ही उन तीनों का ख्याल रखना होगा। माँ जी, आप ऐसा क्यों कहती हैं? आपको कुछ नहीं होगा। और रही निशा, उषा और कविता दीदी की बात, तो मैं और रंजीत जी है ना, हम दोनों उन तीनों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। बस आप ऐसी मनहूस बातें मत कहिए। बहू, तू बिना किसी देरी के जल्दी से मेरी तीनों बेटियों और मेरे बेटों को फोन करके घर बुला ले। मैं जाने से पहले अपने चारों बच्चों की शक्ल देखना चाहती हूँ। रूपा के कहने पर नैना अपनी तीनों नंद और अपने पति को घर बुला लेती है और रूपा अपने चारों बच्चे और बहू की शक्ल देखकर अपनी आखिरी सांस लेती है और इस दुनिया से चल बसती है। रूपा के जाने के बाद तो मानो जैसे निशा, उषा और कविता की वाहवाही हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर रंजीत ऑफिस के काम से बाहर रहता, घर में अकेली भोली भाली नैना रहती और तीनों बहन अपनी भाभी को अपने इशारों पर नचाती। ऐसे ही एक दिन भाभी, अरे ओ मेरी प्यारी भाभी, कहाँ मर गई? क्या हुआ दीदी, आपने मुझे बुलाया? हाँ मेरी बेवकूफ भाभी, मैंने आपको बुलाया है। ये क्या है? ये जो बेड पर रखा है, ये तो आपका सूट है, क्योंकि माँ जी ने जाने से पहले मुझे कहा था कि आप सूट नहीं पहनती और आपके ऊपर सूट बहुत अच्छा लगता है। और बस इसीलिए माँ जी ने मुझसे वादा लिया था कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी सूट डाले। बस इसीलिए आज मैंने आपके शॉर्ट ड्रेस को बाहर ना रखकर सूट बाहर रख दिया है। अरे ओ बेवकूफ, मुझसे होशियारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहन जी टाइप के सूट तो मैंने कभी पहने नहीं और ना मैं पहनने वाली हूँ। तुम्हें पहनने का शौक है तो तुम ही पहनो ना। दीदी, सूट कोई बहन जी वाले कपड़े नहीं, और वैसे भी इतना घमंड अच्छी बात नहीं। मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से मैंने देखा है आप तीनों बहन अपने ही घमंड में रहते हो। शायद इसी वजह से माँ जी को इस दुनिया से इतनी जल्दी जाना पड़ा। अगर आप तीनों बहनों ने अपनी खुशियाँ दी होती तो अब वो हमारे साथ हमारे बीच में होती। नैना और निशा की बहस चल रही होती है कि तभी उषा नैना को बुलाती है और चिल्लाती हुई नैना से बोलती है, ओफो भाभी, मेरा ऑफिस जाने का समय हो चुका है, लेकिन आपने अभी तक मेरा लंच नहीं बनाया। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? माफ करना दीदी, वो दरअसल मुझे टाइम नहीं मिला। आप मुझे 10 मिनट का टाइम दो, आपका लंच अभी बना देती हूँ। 10 मिनट? मैं तुम्हें पूरा 1 घंटा देती हूँ। अब तुम अपना लंच खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ। मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ से बना हुआ खाना। मैं चली ऑफिस। इस तरह से उषा भी नैना को सुनाकर चली जाती है, तो वहीं कविता भी कुछ कम नहीं होती और मौका देखकर वो भी नैना को खड़ी खोटी सुनाकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर नैना चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। और एक दिन जब नैना की तबीयत खराब होती है, तो कविता नैना के कमरे में जाकर उससे बोलती है, भाभी, आपके पास सोने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो इसलिए भाभी जी, क्योंकि मैंने आपको अपने कॉलेज का असाइनमेंट दिया था, पर आपने अब तक मेरा असाइनमेंट पूरा नहीं किया और कल असाइनमेंट की आखिरी डेट है। आपकी वजह से अगर मेरा असाइनमेंट रह गया तो देख लेना। कविता की ये बात सुनकर अब ऐसी हालत में नैना कविता का असाइनमेंट बनाने लगती है। शाम को रंजीत घर आता है और जब वो अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि नैना बुखार से तप रही है और फिर भी ऐसी हालत में वो कविता का असाइनमेंट बना रही है। ये देख रंजीत कविता से बोलता है, नैना, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है, तुम्हें इतना बुखार चढ़ा है और फिर भी तुम असाइनमेंट बना रही हो? हाँ रंजीत जी, क्योंकि कल असाइनमेंट को कविता दीदी को अपने कॉलेज में जमा करना है और मैंने उनसे कहा था कि मैं उनका असाइनमेंट पूरा करके रहूंगी। अच्छा, तो कविता मैडम पार्टी करने के लिए अपने दोस्त के घर जाए और तुम बुखार में तपती हुई उसका असाइनमेंट बनाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इन तीनों का घमंड 7वें आसमान पर चढ़ रहा है। नैना, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब कुछ भी करके मुझे इन तीनों का घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। जहाँ रंजीत नैना से बात कर रहा होता है, तो वहीं शाम को ऑफिस से उषा भी घर आती है
और घर आते ही निशा से बोलती है। निशा, तू यहाँ बैठ के फोन चला रही है और टेबल पर अभी तक खाना नहीं रखा हुआ है। भाभी कहाँ है? आज घर में खाना नहीं बना क्या? दीदी, भाभी के पास काम ही क्या है, बस पूरे दिन सोना और मुफ्त की रोटियां तोड़ना। उनके पास कोई काम धंधा तो होता नहीं है। घर के 2-4 बर्तन और कपड़े क्या धो लेती हैं। खुद को इस घर की महारानी समझती हैं। देख लो, अब तक खाना नहीं बनाया उन्हें। भूख के मारे तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। आखिर हम इन्हें अपने घर की बहू बनाकर क्यों लाए हैं? यहाँ आराम से सोने के लिए? रुक जा तू, अभी मैं इनको अभी बताती हूँ। इस तरह से उषा चिल्लाने लगती है। उषा की आवाज सुनकर नैना और रंजीत बाहर आते हैं, पर जब रंजीत अपनी बहन का बर्ताव अपनी बीबी के लिए ऐसा देखता है तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपनी बहन से बोलता है। बस बहुत हो गया है तुम तीनों का। नैना इस घर की नौकरानी नहीं, बहू है, समझी तुम तीनों। अगर नैना तुम तीनों से कुछ कहती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान नहीं है। अरे इतना काम तो कोई अपने नौकरों से भी नहीं करवाता जितना तुम तीनों उससे करवाती हो। तुम तीनों का घमंड तो 7वें आसमान पर चल रहा है। भैया बेकार है दीदी पर गुस्सा कर रहे। दीदी कुछ गलत नहीं कह रही। मैं जब भी कॉलेज से आती हूँ तो भाभी को आराम करता हुआ ही देखती हूँ। आखिर भाभी काम ही क्या करती हैं? सही कहा तुम दोनों ने, भाभी काम ही क्या करती हैं। तुम्हारी बहन कविता कहाँ है? पार्टी करने गई है। वैसे तुम्हारी भाभी घर में नहीं रहेगी, तब तुम तीनों को पता चलेगा कि तुम्हारी भाभी करती क्या है और तब टूटेगा तुम तीनों का घमंड। भैया, घमंड हम नहीं बल्कि आप और भाभी दिखा रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि ये यहाँ से चली जाएंगी तो हम भूखे मर जाएंगे? अरे जाने दो इनको। भाभी के जाने के बाद इस घर की पूरी जिम्मेदारी मैं उठा के दिखाऊंगी। ठीक है उषा, तो फिर मैं और तुम्हारी भाभी 7 दिन के लिए घर से बाहर घूमने जा रहे हैं और 7 दिन बाद आएंगे, तब देखते हैं तुम्हारा घमंड। इस तरह से रंजीत नैना के साथ आउट ऑफ इंडिया चला जाता है और नैना रंजीत के साथ खूब मस्ती करती है। तो वहीं दूसरी ओर जब उषा घर की जिम्मेदारी उठाती है तब उसे पता चलता है कि किस तरह से नैना बिना एक शब्द बोले उन तीनों बहनों के नखरे सह रही थी। 2 दिन जैसे तैसे बीत जाते हैं, लेकिन तीसरे दिन जब उषा के ऊपर इतना सारा बल पड़ता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और अपनी दोनों बहनों से बोलती है। मैं नैना भाभी नहीं जो तुम दोनों मुझ पे चिल्लाओगी और मैं चुपचाप तुम दोनों का सारा काम करती जाऊंगी। मुझे भी ऑफिस जाना होता है, समझ आई बात? 2 दिन से मैंने घर को संभाला है और 2 दिन से अब निशा संभालेगी। 2 दिन बाद कविता तुम इस घर को संभालोगी। अब ना चाहते हुए भी तीनों बहन 2-2 दिन नैना बनकर घर का काम करती है और 7वें दिन उन तीनों बहन को समझ आ जाता है कि किस तरह से वो तीनों बहन अपने घमंड में चूर थी। तीनों बहन एक दूसरे से बोलती है, हम तीनों कितने गलत हैं, भाभी कितनी अच्छी है, पर अपने घमंड के आगे हमने भाभी की जरा भी केयर नहीं करी। हाँ कविता, तू बिल्कुल सही कह रही है। जब घर की जिम्मेदारी और भार हम तीनों के ऊपर आया तब हमें समझ आया कि हम कितने घमंड में जी रहे थे। परंतु अब हम तीनों बहनें भाभी के साथ पहले की तरह नहीं रहेंगे और जब इस बार भाभी घर आएंगे तो हम तीनों भाभी की मदद करेंगे। इस तरह से 7 दिन पूरे हो जाते हैं और 8वें दिन जब रंजीत नाना के साथ घर आता है तो नाना की तीनों नंदे रंजीत और नाना का बहुत अच्छे से वेलकम करती है और साथ ही वो तीनों नाना से माफी भी मांगती है। अब नाना की तीनों नंद घमंड छोड़कर नाना के साथ बहन की तरह रहने लगती है और हर काम में उसकी मदद करवाती है। इस तरह से नाना ने जो भी अपनी सास को वचन दिया था वो पूरा करती है। जादुई शीशा। रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में सीता अपनी सास मीरा और ननंद कविता के साथ रहा करती थी। सीता की सास और ननंद दोनों ही बहुत खड़ूस थे। सीता को जरा भी पसंद नहीं किया करते क्योंकि सीता एक गरीब परिवार से थी और शादी के समय वो दहेज भी लेकर नहीं आई थी। ऐसे ही एक दिन सीता किचन में काम कर रही होती है कि तभी उसकी ननंद उसके पास आकर उससे बोलती है, भाभी फिर मेरी चाय मेरे कमरे में लेकर नहीं आई आप? मेरे कॉलेज जाने का टाइम हो चुका है और आप यहाँ पे टाइम पास कर रही हैं। कविता, मैं बस खाना बनाकर तुम्हारी चाय तुम्हारे कमरे तक लेकर आ ही रही थी। कब लेकर आती हैं आप? जब मैं अपने कॉलेज के लिए निकल जाती तब। और खाना खाने का बहाना दे रही हो ना, तो दिखाई ले मेरा लंच पैक हुआ या नहीं। कविता भाभी पर चिल्ला रही होती ही है कि उसकी आवाज सुनकर रसोई घर में उसकी सास आती है और बोलती है, क्या हुआ कविता बेटी, तू इतने गुस्से में क्यों है? और तू अभी तक तैयार नहीं हुई? तुझे कॉलेज नहीं जाना है क्या? माँ,
अगर भाभी का बस चला तो ये मेरी पढ़ाई छुड़वा दे। जैसे खुद अनपढ़ है ना, वो चाहती है कि मैं भी इनकी तरह अनपढ़ हो जाऊं। इनको मैंने कितनी बार बोला है कि सो के उठते ही सबसे पहले मुझे मेरी चाय चाहिए होती है, पर फिर भी हमेशा मेरी चाय लाने में लेट कर देती हैं। अरे ओ करमजली, आखिर क्या दुश्मनी है तेरी मेरी बेटी से, मुझे तो यही समझ नहीं आता। आखिर मैं तुझसे अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं? एक तो तेरे वो गरीब माँ बाप तुझे खाली हाथ विदा कर गए, ऊपर से मेरा बेटा, पता नहीं तूने उस पर क्या जादू किया हुआ है, वो तुझे छोड़ना ही नहीं चाहता। कविता और मीरा सीता को भला बुरा सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। शाम को मीरा अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने बाहर जाती है। जब वो दोनों शॉपिंग करके घर आते हैं तो सीता को सोता देख बोलते हैं, ये देख, हम यहाँ जलती धूप में शॉपिंग करके थक कर आए हैं और ये महारानी जी आराम से बिस्तर पर पड़े खाट तोड़ रही हैं। सास की आवाज सुनकर सीता झट से उठती है और बोलती है, वो माँ जी, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, बस इसीलिए मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए यहाँ आ गई थी। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। अच्छा, तो मेरी बहू रानी की तबीयत खराब है, रुक मैं तेरी तबीयत अभी ठीक कर देती हूँ। इतना बोलकर मीरा और कविता मिलकर सीता को मारने लगते हैं। उन दोनों के अत्याचार से थक कर रात को अंधेरे में सीता घर छोड़कर एक जंगल चली जाती है, जहाँ उसे एक बहुत ही सुंदर हवेली दिखाई देती है। सीता जब हवेली के अंदर जाती है तो उसे हवेली में अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आता। तभी उसे एक चमकती हुई चीज दिखती है। अरे, इस अंधेरी हवेली में ये छोटी सी चीज क्या चमक रही है? इतना बोलकर सीता उस चीज को उठाती है और देखती है कि वो छोटी सी चीज एक जादुई शीशा है। हेलो सीता, मुझे मालूम है तुम यहाँ घर छोड़कर आई हो क्योंकि तुम्हारी सास और तुम्हारी ननंद तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते और तुम्हें बहुत परेशान करते हैं, इसीलिए तुम वो घर छोड़कर आ गई हो। हे भगवान, ये कैसा शीशा है जो मुझसे बात कर रहा है? उसे तो मेरे बारे में भी पता है। हाँ सीता, क्योंकि मैं एक जादुई शीशा हूँ और मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को अपने जादू से खत्म कर सकती हूँ। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ सीता, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो तुम आजमा कर मुझे देख लो। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहती हूँ कि तुम इस अंधेरे घर को रोशन कर दो और मुझे बहुत भूख लगी है तो तुम मुझे कुछ खाने का इंतजाम भी कर दो। बस इतना ही? ये लो, हो गई तुम्हारी इच्छा पूरी। सीता के इतना बोलते ही हवेली में लाइट जल जाती है। सीता के सामने एक शानदार भोजन प्रकट हो जाता है। अब सीता उस भोजन को खाती है। तभी जादुई शीशा उससे बोलती है, सीता, मुझे लगता है कि तुम्हारा पेट भर चुका है, रात भी काफी हो चुकी है, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं उस घर नहीं जाऊंगी जहाँ मुझे कोई प्यार नहीं करता, जहाँ मेरी सास और मेरी ननद मुझे बहुत मारते हैं और सताते हैं। सीता, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी सास और ननद तुमसे प्यार करें और वो दोनों तुम्हें भी अपने साथ शॉपिंग करवाने के लिए ले जाएं? और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा जो पति है वो तुमसे कितना प्यार करता है, क्या तुम उसके लिए भी घर नहीं जाओगी? मैं चाहती हूँ पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो दोनों मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मेरे पिताजी ने मुझे दहेज में कुछ भी नहीं दिया था, पर मेरे पति बहुत अच्छे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब सब कुछ मुमकिन है सीता, बस तुम मेरे साथ अपने ससुराल चलो। ठीक है, तुम बोलती हो तो मैं फिर से अपने घर जाने को तैयार हूँ। इस तरह से जादुई शीशा अपनी जादुई शक्तियों की मदद से सीता के साथ उसके ससुराल पहुंच जाती है और अगली सुबह मीरा और कविता के उठने से पहले ही जादुई शीशा घर का सारा काम खत्म कर देती है। सीता में परिवर्तन देखकर मीरा और कविता को थोड़ा अजीब सा लगता है, जिसके बाद दोनों सीता के कमरे में एक जादुई शीशा देखते हैं जिससे सीता बात कर रही होती है। ये देखकर दोनों को पता चल जाता है कि ये सारा का सारा कमाल उस जादुई शीशे का है। जिसके बाद कविता अपनी भाभी के हाथ से जादुई शीशा छीन लेती है और बोलती है,
ये जादुई शीशा है माँ। देखो, जादुई शीशे की मदद से ये हमारी नजरों में महान बनने की कोशिश कर रही थी। कोई बात नहीं बेटा, अब इस घर में इस महारानी के दिन गए और हमारे दिन शुरू हो गए। बेटा तू मांग इस जादुई शीशे से तुझे जो मांगना है। जिसके बाद कविता उस जादुई शीशे से बोलती है, मुझे बहुत सुंदर बना दो, इतना सुंदर कि हर कोई बस मेरी सुंदरता की तारीफ करता रहे, और मेरी इस गरीब भाभी को बदसूरत बना दो, इसे देखकर सब इसे ताने मारे। कविता के इतना बोलते ही जादुई शीशा उसको बदसूरत बना देती है, साथ ही मीरा को अपाहिज कर देती है और सीता को सुंदर बना देती है। जिसके बाद जादुई शीशा उन दोनों से बोलती है, मैं सिर्फ अच्छे लोगों की मदद करती हूँ, तुम जैसे बुरे लोगों की नहीं। मैं यहाँ तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा देने आई हूँ, क्योंकि तुम दोनों अपनी बेचारी बहू पर बहुत ज्यादा जुल्म करती हो। नहीं जादुई शीशा, ऐसा मत करो, इन दोनों को ठीक कर दो। मैं इन दोनों को नहीं पसंद, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। पर तुम मेरी सास और ननद को ठीक कर दो और मुझे भी पहले जैसा बना दो। अपनी सास और ननद को वो ठीक करवा लेती है, जिसके बाद मीरा और कविता की आंखें खुल जाती हैं। वो दोनों सीता से माफी मांग लेती हैं, जिसके बाद सीता अपनी सास को माफ कर देती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है, और वो जादुई शीशा एक बार फिर से अपनी जगह चला जाता है। बिरयानी बेचने वाली चुड़ैल। ये कहानी हीरानगर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां पूरे गांव में एक लौते शंकर की बिरयानी की दुकान थी, जो बिरयानी बेचा करता था। इस बात का शंकर को बड़ा ही घमंड था। साथ ही कोई दूसरा अगर बिरयानी की दुकान खोल लेता तो शंकर मारपीट कर लेता और धमकाकर उसे वहां से भगा दिया करता था। ऐसे ही एक दिन शंकर की दुकान पर राजू नाम का एक व्यक्ति आता है। अरे भैया जी, बिरयानी कितने रुपए प्लेट दी है? 100 रुपए प्लेट भैया। अरे भैया, तुम तो बड़ी महंगी दे रहे हो। चलो कोई बात नहीं, लगा दो एक प्लेट। शंकर उसे हाफ प्लेट बिरयानी देता है। बिरयानी देखकर राजू गुस्से में शंकर से बोलता है, अरे भैया, तुम तो दिन दहाड़े लोगों को ठग रहे हो। पैसे तुम फुल प्लेट के काट रहे हो और बिरयानी दे हाफ प्लेट रहे हो। और तुम्हारी ये बिरयानी भी बड़ी बेस्वाद है। सही से चावल साफ नहीं किए थे क्या? अरे भाई, खाना है तो खा, नहीं तो जा यहाँ से। अपनी ये दादागिरी मेरे सामने मत चला, समझ में आई बात? अगर ज्यादा बना तो रात के रात उठवा दूंगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, आगाह कर रहा हूँ कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम बहुत भारी पड़ सकता है। शंकर और राजू के बीच में ताबड़तोड़ बहस हो रही होती है कि तभी एक व्यक्ति बिरयानी का ठेला लेकर वहां बिरयानी बेचने के लिए आ जाता है। उसको बिरयानी बेचता देख शंकर को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो राजू से बहस छोड़कर उस व्यक्ति के पास जाकर उससे बोलता है, ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर बिरयानी का ठेला लगाने की? इस पूरे गांव में बस एक ही बिरयानी वाला है, शंकर बिरयानी वाला। समझ में आई बात? तू जानता नहीं क्या मुझे? पर भैया, मैं तो गली गली रोड रोड जाकर बिरयानी बेचता हूँ और मैं तो दूसरे गांव से आया हूँ। बस थोड़ी देर की बात है भैया, मैं शाम को चला जाऊंगा। देख बेटा, अगर तू अभी नहीं गया यहाँ से तो तू शाम को अपने इन दोनों पैरों से घर नहीं जा पाएगा। अगर तू अपना भला चाहता है तो अभी के अभी यहाँ से अपना ठेला लेकर दूसरे गांव में चला जा, समझा? ठीक है भैया, जैसा आप कहो। इतना बोलकर वो व्यक्ति अपना बिरयानी का ठेला लेकर हाथ से निकल जाता है। उसे वहां से जाता देख शंकर बड़ा खुश हो जाता है। इसी तरह से धीरे धीरे शंकर अपना खौफ पूरे गांव में बनाने लगता है और अब जबरदस्ती लोगों को अपनी बिरयानी खरीदने के लिए मजबूर करने लगता है। ऐसे ही एक दिन शंकर जबरदस्ती लोगों को बुला बुला कर अपनी बिरयानी बेच रहा होता है कि तभी वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत कुछ ही दूरी पर उसके सामने अपना एक छोटा सा बिरयानी का ठेला लगाती है और सारे लोग उसकी दुकान पर जाकर बिरयानी खाने लगते हैं। ये देखकर शंकर को बड़ा गुस्सा आता है और वो खुद से बोलता है, इस बुढ़िया की इतनी हिम्मत, इसने मेरे होते हुए अपनी बिरयानी की दुकान खोली और अब बिरयानी बेच रही है। और ये गांव वाले, मैंने थोड़ी छूट क्या दे दी, इन गांव वालों के अंदर से मेरा खौफ निकल गया। तभी तो ये सारे के सारे गांव वाले मेरी दुकान से बिरयानी ना खरीद कर इस बुढ़िया से बिरयानी खरीद रहे हैं। इन गांव वालों को तो मैं अभी बताता हूँ।
इतना बोलकर शंकर वहाँ बैठे लोगों की बिरयानी को फेंक देता है और उन सब से बोलता है, क्यों? 2 दिन मैंने तुम गांव वालों को डराया धमकाया नहीं तो तुम लोगों के अंदर से मेरा खौफ खत्म हो गया। जो तुम गांव वाले कल की लगी इस बुढ़िया से बिरयानी खरीद रहे हो, भूल गए क्या कि यहाँ बिरयानी बेचने वाला सिर्फ मैं हूँ और तुम सबको सिर्फ और सिर्फ मुझसे बिरयानी खरीदनी है। शंकर की धमकी और उसका व्यवहार देखकर गांव वालों को गुस्सा आ जाता है और वो सभी मिलकर शंकर की खूब पिटाई करते हैं, जिसके बाद शंकर उस बूढ़ी औरत को धमकी देते हुए बोलता है, बुढ़िया, ऐसा क्या जादू कर दिया तूने इन गांव वालों के ऊपर जो ये गांव वालों ने मुझसे बिरयानी ना खरीद कर तुझसे बिरयानी खरीद रहे हैं? बेटा, अभी तुमने मेरा असली जादू देखा ही कहा है। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अभी भी तुम्हारे पास मौका है, सुधर जाओ, नहीं तो अपनी जान से ही जाओगे। बुढ़िया, तू मुझे धमकी दे रही है? जो समझना है समझ ले, और एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं बेचारी नहीं हूँ। मैं अपनी बिरयानी की दुकान यहाँ से नहीं हटाऊंगी और तेरी आंखों के सामने रोज अपनी बिरयानी बेचा करूंगी। एक बार तूने मासूम लड़की कियारा को मरवा दिया था, पर इस बार तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुझे कैसे पता बुढ़िया कि मैंने कियारा के साथ क्या किया था? कौन है तू? मुझे और कुछ भी पता है जो तुम्हें भी नहीं पता शंकर, और मैं कौन हूँ तुझे जल्द पता चल जाएगा। उस बुढ़िया के मुंह से अपना नाम और कियारा के बारे में सुनकर शंकर के तो होश उड़ जाते हैं और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। अब रात हो जाती है और शंकर अपनी दुकान बंद करके घर जाकर उस बुढ़िया के बारे में सोचता है। कौन है वो बुढ़िया जो मेरे बारे में इतना सब कुछ जानती है? मुझे लगता है अब मुझे वही करना चाहिए जो मैंने कुछ साल पहले उस लड़की कियारा के साथ किया था। वो मुझे रास्ते से हटाए उससे पहले मुझे उसको अपने रास्ते से हटाना होगा। इतना सोचकर अगली रात को शंकर अपने कुछ गुंडों के साथ उस बुढ़िया की दुकान पर जाता है, जहां वो देखता है कि उस बुढ़िया के रूप में एक चुड़ैल बिरयानी बेच रही है। चुड़ैल को बिरयानी बेचता देख शंकर के होश उड़ जाते हैं और उसके गुंडे चुड़ैल को देखते ही उल्टे पैर वापस चले जाते हैं। ये देखकर शंकर भी वहां से अपने घर भागने की कोशिश करता है। तभी वो चुड़ैल बिरयानी लेकर शंकर के सामने आ जाती है और उससे बोलती है, साहब, मुझसे बिरयानी खरीदे बिना कहाँ जा रहे हो? मेरी बिरयानी नहीं खरीदोगे? मुझे तुमसे कोई बिरयानी नहीं खरीदनी। मुझे जाने दो। मैं नहीं जानता तुम कौन हो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे जाने दो। शंकर, तू इतनी जल्दी भूल गया? तूने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। तूने मेरी जान ली थी क्योंकि मैंने अपनी बिरयानी की दुकान खोली थी और मेरी बिरयानी तेरी बिरयानी से ज्यादा बिकने लगी थी, इसीलिए तूने मुझे मरवा दिया। क्यों, अब भूल गया वो दिन? कौन हो तुम? शंकर के इतना बोलते ही चुड़ैल बुढ़िया के रूप में उसके सामने आ जाती है और कुछ देर बाद वो चुड़ैल अपने असली इंसानी रूप में आती है। और अब कियारा को देखकर शंकर उससे बोलता है, कियारा, तुम? हाँ, मैं यहाँ तुझे मारने आई हूँ, ठीक उसी तरह से जिस तरह से तूने मुझे मारा था। याद कर वो दिन, किस तरह से तूने मुझे मारा था। फ्लैशबैक। शंकर की दुकान की कुछ ही दूरी पर कियारा नाम की एक गरीब लड़की अपनी खुद की एक छोटी सी बिरयानी की दुकान खोलती है। अब लोग उसकी बिरयानी को काफी पसंद किया करते थे, परंतु कियारा की बिरयानी ज्यादा बिकता देख शंकर अंदर ही अंदर उससे जलने लगता है और एक दिन वो कियारा के पास जाकर उससे बोलता है, कियारा, तेरी वजह से मेरे ग्राहक नहीं बन रहे, इसलिए तुझे यहाँ से अपनी दुकान हटानी होगी। ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं। मेरे पापा बीमार हैं, वो अभी बिस्तर से भी नहीं उठ सकते। मेरे घर में मैं अकेली कमाने वाली हूँ जो अपने घर वालों का खर्चा उठा रही हूँ।
और मेरा ये सपना है कि मैं अपनी छोटी सी बिरयानी की दुकान को बड़ी बना सकूं। आप ऐसा मत कीजिए प्लीज, मुझ पर तरस खाइए। तुझे अपनी ये दुकान यहाँ से हटानी ही होगी। अब मैं अपनी दुकान नहीं हटाऊंगी, आपको जो करना है कर लीजिए। ठीक है, तो अब तू मेरी भी एक बात जान, कान खोल कर सुन ले। अब तू कल का सूरज नहीं देख पाएगी। शंकर इस तरह से कियारा को धमकी देकर वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद कियारा के घर पर कुछ गुंडे आते हैं और उसके पिता के साथ उसे भी मार डालते हैं। फ्लैशबैक से बाहर। याद आया, अब ठीक इसी तरह से मैं तुझे भी मार दूंगी। तेरी वजह से मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया, तेरी वजह से मेरे पिता मर गए, तूने मुझे मरवाया, अब तुझे मरना होगा, तब जाकर तेरा और मेरा हिसाब बराबर होगा। इतना बोलकर चुड़ैल शंकर की गर्दन काट देती है और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी बिरयानी बनाकर उसके ही गुंडों को बेच देती है। जिसके बाद कियारा दिन में इंसानी रूप लेकर अपनी बिरयानी बेचने का काम शुरू कर देती है और अपने सपने को पूरा करके गरीब लोगों की मदद करती है।